हेलो। आज अपन देखेंगे अडल्ट इम्यूनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई अडल्ट इम्यूनाइजेशन इज नीडेड, कि अपन को अडल्ट इम्यूनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो इसके सबसे अपन पहले फेंक देते हैं वेनिंग द इम्यूनिटी, कि जैसे जैसे जो अपने चाइल्डहुड में के अपने अर्ली एज ग्रुप में जो अपने वैक्सीनेशन लिए थे उसकी वजह से जो अपन को इम्यूनिटी मिली थी, वो जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, एज अपनी जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए अपन को अडल्ट इम्यूनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, जैसे हम टिटनेस की बात करें, टिटनेस में हर 10 साल में अपन को एक बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर जो अब एक बूस्टर देते हैं उसकी जो भी अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द टिटनेस वो 10 साल तक करती है। फिर 10 साल के बाद इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उस समय अपन को वापस बूस्टर लेते हैं तो प्रॉपर इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। सेकेंड बात करें न्यू रिस्क एक्सपोजर इन अडल्ट लाइफ में कोई न्यू रिस्क एक्सपोजर जैसे हेल्थ केयर वर्कर है कोई, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है, जैसे उसको नीडल प्रीक होने का चांसेस हो सकते हैं, प्लस कोई हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव पेशेंट उसका फ्लूइड एक्सपोजर होने का चांसेस इंक्रीज हो सकता है। उस कंडीशन में अपन को प्रिवेंट करने के लिए हेपेटाइटिस बी को अपन को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें कोई हाई रिस्क ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप कैसे, जैसे क्रॉनिक इलनेस है, जिसको किसी को टीबी है, HIV है, या कोई भी जिसमें किसी में ट्रांसप्लांट हो रखा है, ऐसा कोई ग्रुप है, तो उस कंडीशन में अपन को अडल्ट इम्यूनाइजेशन की नीड होती है। या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, उस कंडीशन में अपन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें ट्रेवल रिलेटेड नीड, कि जैसे आप ऐसी जगह पे ट्रेवल करते हो जहाँ पे ये डिजीज है वो एंडेमिक है, या आप किसी कंट्री के पार्ट में ऐसी जगह जाते हो, या किसी इंटरनेशनल आप ट्रेवल करते हो, किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, वहाँ जैसे येलो फीवर या मेनिंगोकोकल वहाँ पे एंडेमिक है, मोस्ट प्रिवलेंट डिजीज है, तो उस कंडीशन में आपको इसका वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी। आप पहले से प्रोटेक्शन लेके जाते हो वैक्सीन के रूप में, वैक्सीन लेते हो तो प्रोटेक्शन मिलता है, तो वहाँ पे डिजीज होने के चांसेस कम है। या फिर आउटब्रेक का हो जाए तो उसको उसमें जैसे कोलेरा का आउटब्रेक हो सकता है, रेबीज हो गया, जापान, इनको कंट्रोल करने के लिए अपन को एडल्ट इम्यूनाइजेशन की नीड हो सकती है। जो अपन ये पढ़ रहे हैं अभी, इसकी जो भी PDF है, इसकी अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक इसका दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। फिर अपन बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो अडल्ट इम्यूनाइजेशन, अडल्ट कौन कौन से अडल्ट वैक्सीन है जो अडल्ट में रिकमेंडेड है, तो उसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे। जैसे अपन सबसे पहले बात करें, 3 कैटेगरी होती है, एक रूटीन, एक सेलेक्टेड ग्रुप, और थर्ड होता है स्पेशल सर्कमस्टेंस। कि रूटीन में कौन सा वैक्सीन है जो हमें रूटीन में यूज करना ही है, TD बूस्टर एवरी 10 ईयर, कि जेरियाट्रिक को एडल्ट पॉपुलेशन कोई पॉपुलेशन हो उसमें TD हर 10 साल में यूज करना है। फिर अपन बात करें सेलेक्टेड ग्रुप, जिसमें हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये चारों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर स्पेशल सर्कमस्टेंस की बात करें तो स्पेशल सर्कमस्टेंस जैसे आउटब्रेक हो गया, या इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हो गई, या किसी अपन एंडेमिक एरिया में रहते हैं, तो उस कंडीशन में अपन को एंडेमिक एरिया में रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग हो गई या आउटब्रेक हो गया, उस कंडीशन में अपन को स्पेशल सर्कमस्टेंस में वेरिसेला हो गया, MMR हो गया, रेबीज हो गया, मेनिंगोकोकल, टाइफॉइड, कोलेरा, जापानीज इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर प्लस हेपेटाइटिस सी, इन वैक्सीन की रिक्वायरमेंट अपन को अडल्ट में इन वैक्सीन की नीड हो सकती है, जैसे अपन ने ये सब देखा। फिर अपन बात करें, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, टिटनेस की, टिटनेस डिप्थीरिया, जो भी आज पहले TT देते थे, आजकल जब भी यूज़ करते हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन में देखते टिटनेस के साथ डिप्थीरिया यूज़ करते हैं। पहले यूज़ करते थे, बचपन में यूज़ करते वो TD यूज़ करते हैं, जिनमें डिप्थीरिया होता है वो कैपिटल लिखा होता है, मतलब इसमें क्वांटिटी होती है जो इसकी वो लार्ज अमाउंट में होती है। पर जब अपन अडल्ट में देते हैं तो वे स्मॉल डी यूज़ करते पर, क्योंकि इसमें जो अमाउंट क्वांटिटी होती है डिप्थीरिया डोज की वो बहुत स्मॉल में होती है, ताकि इसमें अडल्ट में इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम आए। फिर अपन बात करें कि वाई टिटनेस वैक्सीन इज नीडेड, कि इसका क्या क्या इंडिकेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है। इम्यूनिटी आफ्टर द चाइल्डहुड, DPT एंड DTAP की वजह से मिलती है, वो वैन विद द एंड्स, कि अपन को जो चाइल्डहुड में इम्यूनाइजेशन हुआ था, DTAP और DTAP का जो अपन को चाइल्डहुड में इम्यूनाइजेशन हुआ था, वो जैसे जैसे एज अपनी इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो प्रोटेक्शन है वो डिक्रीज होता जाता है, तो उसको प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है।
अडल्ट रिमेन एट द रिस्क फॉर द टिटनेस, कि अडल्ट में हाई रिस्क टिटनेस होने के चांसेस कब कब हो सकते हैं, कि इंजरी के टाइम टिटनेस होने के चांसेस है, चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग टिटनेस होने के चांसेस, सर्जरी करते हैं वहाँ पे कोई इंजरी होगी तो उस टाइम हो सकता है, या डिप्थीरिया का कब हो सकता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, कम्युनिटी आउटब्रेक या कम्युनिटी की थ्रू कम्युनिटी में आपको डिप्थीरिया किसी को है तो वहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन अडल्ट टीटी की जरूरत पड़ती है। तो हेंस द बूस्टर डोज आर रिक्वायर्ड लाइफ लॉन्ग, क्या आपको लाइफ लॉन्ग बूस्टर डोज लेनी पड़ती है, हर 10 साल में एक बूस्टर आपको रिपीट करना होता है। फिर अपन देखें कौन कौन से वैक्सीन की, टिटनेस के कौन कौन से वैक्सीन की अपन को यूज ऑफ किए जाते हैं। तो इसमें अपन एडल्ट टाइप डिप्थीरिया प्लस टीटी यूज करते हैं। एडल्ट टाइप मीन्स द जो टी होगा वो कैपिटल होगा, वो डी होगा वो स्मॉल होगा। डी स्मॉल का मीन्स द स्मॉल डोज है, स्मॉल डोज अब डिप्थीरिया की होती है, स्मॉल डोज यूज करते हैं। तो कंटेन द यूज डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, जो ये टी और डी दोनों यूज होते हैं, ये एक तरह से टॉक्सॉइड टाइप का वैक्सीन है। इसमें टॉक्सॉइड टाइप के वैक्सीन का एग्जाम्पल है, इसमें टॉक्सॉइड होते हैं। तो ये टू रिड्यूस द एडवर्स रिएक्शन इन द अडल्ट, कोई भी साइड इफेक्ट है उसको अपन साइड इफेक्ट को अपन बिल्कुल ही रिड्यूस कर लेते हैं, क्योंकि अपन स्मॉल अमाउंट में डोज देते हैं। टीडी इज प्रिफर्ड ओवर द टीडी, अब यदि एज 7 साल या मोर देन 7 साल है, उस कंडीशन अपन कैपिटल टी की जगह अपन टीडी यूज करते हैं, कैपिटल टी स्मॉल डी यूज करते हैं। वन टाइम डोज ऑफ द टीडीएपी इन अडल्टहुड इफ नॉट रिसीव्ड अर्लियर, कि यदि आपने अर्लियर इम्यूनाइजेशन या अर्लियर बूस्टर डोज में एक डोज भी यदि टीडीएपी की यूज नहीं किए, टीडीएपी मीन्स तो इसमें भी एक न्यू कंपोनेंट ऐड किया है, एसेल्युलर पर्ट्यूसिस, कि आपको ये एसेल्युलर पर्ट्यूसिस यूज किया जाता है। तो ये बहुत स्मॉल डोज में और इसमें एसेल्युलर टाइप का होता है, तो इसमें साइड इफेक्ट बिल्कुल ही लो होते हैं, इसलिए इस कंपोनेंट को ऐड किया है। इस वजह से ये अपन को वूपिंग का क्या पर्ट्यूसिस के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अपन को लाइफ लॉन्ग वन टाइम अपन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि अपन को लाइफ लॉन्ग पर्ट्यूसिस के खिलाफ अपन को प्रोटेक्शन मिल सके। अपन अब प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में अपन कितनी डोज यूज करते हैं, 2 डोज यूज करते हैं। तो 2 डोज में से एक अपन को टीडी यूज करनी है और दूसरी कौन सी करनी है, टीडीएपी, ताकि एसेल्युलर पर्ट्यूसिस से बच्चे में वूपिंग कफ को या पर्ट्यूसिस डिजीज को प्रिवेंट कर सके। फिर अपन बात करें कि शेड्यूल क्या होता है इसका टिटनेस का, तो प्राइमरी सीरीज फॉर अनवैक्सीनेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी अडल्ट है उसको चाइल्डहुड में टिटनेस के खिलाफ वैक्सीनेशन नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको कंप्लीट वैक्सीनेशन देना है। कंप्लीट वैक्सीनेशन क्या होता है, इसकी 2 डोज देते हैं इनिशियली, पहली डोज, फिर उसके बाद 4 to 6 वीक के बाद दूसरी डोज देते हैं, प्लस 1 बूस्टर आफ्टर द 6 to 12 मंथ। एक इसके बाद टोटल 3 डोज हो गई इसके कंप्लीट वैक्सीनेशन में। क्या 2 डोज तो नॉर्मल डोज हो गई जो 1 मंथ के गैप में देनी है, फिर एक बूस्टर देनी है जो 6 to 12 मंथ के आफ्टर देनी है। उसके बाद हर 10 साल में अपन को बूस्टर रिपीट करना है इसमें। और ये टिटनेस की जो डोज देते हैं जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये कौन सी मसल में देते हैं, एडल्ट में डेल्टोइड में देते हैं, और कौन सी रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। फिर बात करें फॉर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड कंप्लीट चाइल्डहुड वैक्सीन के, जिसमें चाइल्डहुड वैक्सीनेशन है टिटनेस का कंप्लीट है, उस कंडीशन अपन क्या करेंगे, 1 बूस्टर ऑफ द टीडी एवरी 10 ईयर थ्रू आउट द अडल्ट लाइफ। अडल्ट लाइफ में उसको हर 10 साल में एक टीडी का बूस्टर देंगे, प्लस यदि उसको उसने वैक्सीन शेड्यूलेशन में कभी भी टीडी एपी के कोई भी एक डोज नहीं लेके, तो अपन एक बूस्टर डोज है वो किसकी अपन दे देंगे, टीडीएपी के एक बूस्टर डोज देंगे, ताकि उसको असेल्युलर पर्ट्यूसिस के खिलाफ भी असेल्युलर पर्ट्यूसिस कंपोनेंट ऐड करके उसको देंगे, ताकि पर्ट्यूसिस के खिलाफ उसको प्रोटेक्शन मिल सके। फिर अपन बात करें प्रेग्नेंट वुमेन की, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अपन पहले टीटी देते थे, अब उसको यूज नहीं करते टिटनेस टॉक्साइड को, अपन यूज कौन करते, टीडी को यूज करते, क्योंकि 2 डोज देते हैं, 2 डोज में से अपन एक डोज टीडी की देते हैं और एक डोज टीडी एपी की देते हैं। तो टीडी है, डी क्या प्रोवाइड करता है, ये मदर एंड अगेंस्ट द डिप्थीरिया का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसमें करता है, मदर और न्यूबॉर्न में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लस एपी की एक डोज देते हैं, वो क्या करता है, एसेल्युलर पर्ट्यूसिस के खिलाफ भी अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर बात करें अपन हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इसके लिए कौन कौन से इंडिकेशन है, कौन कौन से पॉपुलेशन है, अडल्ट है वो फिट होते हैं। जैसे हेल्थ केयर वर्कर है उनमें रिक्वायरमेंट होती है, पीपल नीडिंग द रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन या डायलिसिस, किसी को भी मान लो हेमोलाइटिक डिजीज है, उस कंडीशन में उसको
रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, या किसी को CKD है उसको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में अपन को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर कोई IV ड्रग एब्यूजर है, उसमें भी हेपेटाइटिस बी की ड्रग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है एडल्ट में। सेक्स वर्कर है, कॉमर्शियल सेक्स वर्कर है, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। या हाउस होल्ड ऑफ द SBS AG कैरियर के साथ हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो गया, उस कंडीशन में उनको रिक्वायरमेंट होती है। इसका वैक्सीन यूज करते हैं, कौन सा वैक्सीन है, इसमें अपन यूज देते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन। रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है, जैसे यहाँ पे अपन देखे डायग्राम, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन RDNA का ये रिकॉम्बिनेंट टाइप वैक्सीन है। तो ये उसकी कितनी डोज देते हैं, 3 डोज होती है टोटल। कब कब, 0 पे, 1 पे और 6 मंथ पे। कि अपन जब पहला डोज देंगे वो अपना 0 डेज हो गया, उसके दूसरा डोज उसके 1 महीने बाद में, और तीसरा डोज उसके 6 महीने बाद में। कौन से रूट से देते हैं, तो अपन IM रूट से देते हैं। और इसमें भी कौन सी मसल में देते हैं, अपन डेल्टोइड मसल में देते हैं ये भी। फिर मैं इसकी बात करें डोज क्या होती है, डोज इसकी कितनी होती है, 10 to 20 माइक्रोग्राम। और अडल्ट की बात, अपन अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में कितने देते हैं, 10 to 20 माइक्रोग्राम। और ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन कितना प्रोवाइड करता है, कि अपन ने ये 3 डोज कंप्लीट ले ली तो लाइफ टर्म, लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग, पॉसिबली लाइफ लॉन्ग अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये हेपेटाइटिस बी। फिर अपन बात करें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के लिए कौन कौन से इंडिकेशन है, कि अडल्ट है जिसमें क्रॉनिक डिजीज है, जैसे हार्ट डिजीज हो गया, लंग डिजीज हो गया, कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, किडनी हो गया, डायबिटीज हो गया। इस कंडीशन में अपन को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की चांसेस, इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस इंक्रीज हो जा सकते होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है कोई उसमें, या हेल्थ केयर वर्कर में भी इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस, एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें तो भी अपन को इस वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर बात करें कौन से टाइप का वैक्सीन यूज करते हैं, तो इसमें अपन करते हैं इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इसकी डोजिंग शेड्यूल की बात करें तो सिंगल डोज देते हैं, इसमें एक ही डोज की रिक्वायरमेंट होती है। और एक साल में एक ही डोज, मतलब एनुअली एक ही डोज की रिक्वायरमेंट होती है। वो भी कब, बिफोर द इन्फ्लुएंजा सीजन। जैसे इन्फ्लुएंजा सीजन अक्टूबर नवंबर मंथ में आता है, तो अपन को ये इस वैक्सीन कब लेना है, अपन को इससे 1-2 महीने पहले लेना, मतलब सितंबर और अगस्त के मंथ में अपन को वैक्सीन लेना है, ताकि अपन को जब भी इसका सीजन आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो अपन उसको इन्फ्लुएंजा के खिलाफ प्रोटेक्शन मिल सके। फिर इसके लाइव अटेन्यूएटेड इंट्रानेजल वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इसके जो 2 फॉर्म यूज होती है, एक तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज करते हैं अपन, जो अपन नॉर्मली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वगैरह सब में यूज कर सकते हैं। एक होता है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, जो अपन इंट्रानेजली यूज करते हैं, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। लाइव अटेन्यूएटेड का मतलब क्या है, जिसमें क्या है, अपन को मल्टीपल प्रोसेस से वैक्सीन को पास किया जाता है, जिसके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी है उसकी अपन मेंटेन रखते हैं, पर एंटीजेनिसिटी होती है उसको अपन रिड्यूस कर देते हैं। ये लाइव अटेन्यूएटेड का मीन्स होता है। फिर अपन बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन के HPV वैक्सीन। ये एक ऐसा वैक्सीन है जिसकी वजह से अपन कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कि ऐसा वैक्सीन जिसको अपन लेने से कार्सिनोमा को अपन प्रिवेंट कर सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। कि इसके तो इसमें अब सबसे पहले इसके अपन देखें इंडिकेशन। तो प्राइमरी टारगेट एज ग्रुप कौन सा है, कि आइडियल एज ग्रुप कौन सा होना चाहिए, जिसमें अपन एडोलेसेंट गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों को इंक्लूड करते हैं। कुछ प्रोग्राम में बॉयज को भी HPV वैक्सीन दिया जाता है बिफोर द सेक्सुअल डेब्यूट। कि दोनों जेंडर है, इसमें सेक्सुअल डेब्यूट होने से पहले यदि बॉयज और गर्ल्स में यदि अपन HPV वैक्सीन प्रोवाइड कर सके, तो इनको जो भी एनोजेनाइटल वार्ड्स हो गया, जेनाइटल वार्ड्स हो गए, प्लस कार्सिनोमा सर्विक्स हो गया, इनके खिलाफ इनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अपन एज की बात करें तो आइडियल एज क्या है, 9 to 14 ईयर्स। 9 to 14 ईयर एज में अपन यदि HPV वैक्सीन लेते हैं, तो अपन को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है, 2 डोज की रिक्वायरमेंट होती है। यदि अपन 15 या मोर देन 15 ईयर 15 साल या 15 साल के बाद लेना स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन में अपन कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है, 3 डोज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें कैचअप वैक्सीनेशन। यंग अडल्ट बोथ सेक्स, जिसमें मेल प्लस फीमेल दोनों इंक्लूड हो गए, अप टू 26 ईयर की मीन्स द अपने 9 to 14 तो अपन बात की थी कि नॉर्मल है, आइडियल एज ग्रुप है। यदि 15 to 26 एज ग्रुप में यदि कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कैचअप वैक्सीनेशन। कि जो इस एज ग्रुप में जिसने नहीं लिया था, जो इस एज ग्रुप में बच गया था, उसको अपन को 15 to 26 एज ग्रुप में वैक्सीन देना है, तो उसको बोलते हैं कैचअप वैक्सीनेशन। इफ नॉट द प्रीवियसली वैक्सीनेटेड।
प्रोवाइड द पार्शियल बेनिफिट इवन इफ द ऑलरेडी एक्सपोज बट मोस्ट इफेक्टिव बिफोर द एक्सपोजर, कि यदि अपन एक्सपोजर होने से पहले यदि ये वैक्सीन ले ले तो मोस्ट इफेक्टिव अपन को कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है, पर यदि अपन ऑलरेडी एक्सपोज हो गए तो भी अपन को पार्शियल बेनिफिट मिलता है, तो वैक्सीन तो उसी टाइम भी लेनी जरूरी है। फिर अपन बात करें और किसमें हाई रिस्क ग्रुप में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वुमेन एट द रिस्क ऑफ द सर्वाइकल कैंसर, अनवैक्सीनेटेड है और उसको सर्वाइकल प्लस सर्वाइकल कैंसर की रिस्क भी है, तो उस कंडीशन में अपन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन देते हैं ताकि तो अपन रिस्क को थोड़ा बहुत मिनिमाइज कर सके। एंड मैन एंड वुमेन एट द रिस्क ऑफ द जेनाइटल वार्ड्स, एनोजेनाइटल कैंसर, एनोजेनाइटल कैंसर होने के मोस्ट कॉमन चांसेस किसमें होते हैं, मेल सेक्स विथ मेल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में और HIV इन्फेक्टेड में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इस कंडीशन में भी अपन HPV वैक्सीन देते हैं तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर अपन नॉट रिकमेंडेड कौन से ऐसे एज ग्रुप है जिसमें रिकमेंडेड नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीनेटेड डेफर्ड अंटिल आफ्टर द डिलीवरी, कि अपन को डिलीवरी तक वैक्सीन को अपन को उसको नहीं देना है, कि डिलीवरी तक अपन को शिफ्ट करना है, डिलीवरी के बाद अपन को उसको जो भी वैक्सीन शेड्यूल है वो प्रोवाइड करना है। फिर रूटीन वैक्सीनेशन नॉट इंडिकेटेड बियॉन्ड द 20 ईयर, रूटीन वैक्सीनेशन नॉट के 26 साल से बड़ी ज़्यादा की उम्र है तो उस कंडीशन में रूटीन वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करते, पर स्पेशल कंडीशन होती है, जिसमें स्पेशल कंडीशन में एज ग्रुप कौन सा था, 27 to 45 ईयर एज ग्रुप, कि 27 to 45 ईयर एज ग्रुप में अपन रूटीन वैक्सीनेशन नहीं देते हैं, पर इसमें कोई स्पेशल कंडीशन होती है, उस कंडीशन में अपन HPV वैक्सीन दे सकते हैं, पर रूटीन वैक्सीनेशन अप टू 26 ईयर तक ही अपन देते हैं। बेनिफिट डिक्रीज विद द एज एंड प्रायर एक्सपोजर, यदि बेनिफिट डिक्रीज कब होते हैं, यदि एज इंक्रीज होती है तो बेनिफिट डिक्रीज होते हैं, प्लस प्रायर एक्सपोजर प्रेजेंट है तो भी अपन को बेनिफिट है वो डिक्रीज होंगे। फिर मैं बात करें टाइप ऑफ द HPV वैक्सीन, ये कौन कौन से HPV वैक्सीन के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे इसके एक बाईवैलेंट होता है, एक क्वाड्रीवैलेंट होता है और एक नोनावैलेंट होता है। बाईवैलेंट होता है वो किसके खिलाफ प्रोटेक्शन कहता है, कौन से स्ट्रेन के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो सिर्फ 16 और 18 सब सीरोटाइप होते हैं इसके खिलाफ प्रोवाइड करता है। ये क्या, इसका 16 और 18 सीरोटाइप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्वाड्रीवैलेंट अपन को 4 सीरोटाइप के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे 6, 11, 16 और 18। ये किसके लिए 16 और 18 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, और 6 और 11 किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जेनाइटल वार्ड्स के लिए। नोनावैलेंट की बात करें तो इसमें 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 और 58 के अपन ने 16 इसके बाद में भी 5 और ऐड हो गए, जिसकी वजह से भी अपन को सर्वाइकल कार्सिनोमा होने के चांसेस, ये भी सीरोटाइप है वो भी सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मोस्ट कॉमनली वो 16 और 18 है, और 6 और 11 है वो जेनेटल वार्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो नॉनोवेलेंट है ये जो रेस्पॉन्सिबल है अपन को जेनेटल वार्ड सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए, जो सीरोटाइप रेस्पॉन्सिबल उन सबके अगेंस्ट अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोडेस्ट कवरेज बोल सकते हैं इसको, कि प्रोडेस्ट कवरेज कौन प्रोवाइड करता है अपन को, नोनावेलेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसकी ब्रांड नेम कौन सी है, गार्डासिल 9 बोलते हैं इसको अपन, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है गार्डासिल 9। और क्वाड्रीवैलेंट होते हैं वो अपन को 4 के खिलाफ प्रोवाइड, जिसको अपन बोलते हैं, जिसकी ब्रांड नाम आती है उसको अपन बोलते हैं सर्वावैक। इसका शेड्यूल क्या रहता है, जैसे अपन बात की कि एज 9 to 14 ईयर एज, इसको अपन कौन सी एज बोलते हैं, आइडियल एज फॉर HPV वैक्सीन। आइडियल एज फॉर HPV वैक्सीन, इसमें 2 डोज की रिक्वायरमेंट होती है, तो 2 डोज अपन कब लेते हैं, 0 और 6 मंथ में। फिर अपन एज ग्रुप 15 या मोर देन 15 की बात करें, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल है कोई, तो उसमें अपन को कितनी डोज की रिक्वायरमेंट होती है, 3 डोज की रिक्वायरमेंट होती है। कब, 0, 1 to 2 मंथ पे सेकेंड डोज, और 6 मंथ पे थर्ड डोज। अपन को 3 डोज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। फिर अपन बात करें, अपन अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे गार्डासिल HPV 9 वैलेंट नोनावैलेंट वैक्सीन मीन्स द गार्डासिल 9 के, तो इसकी डोज कितनी देते हैं, 0.5 ml। रूट कौन सा है, इंट्रामस्कुलर रूट देते हैं, डेल्टोइड में भी दे सकते हैं, थाई में भी दे सकते हैं। शेड्यूल क्या, अपन 2 डोज की बात की, तो 2 डोज किसमें देते हैं, अंडर 15 ईयर एज ग्रुप है उसमें अपन 2 डोज देते हैं, या मोर देन 15 या 15 ईयर प्लस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उस कंडीशन में अपन कितनी डोज देते हैं, 3 डोज यूज करते हैं। इंडिकेटेड फॉर द मेल या फीमेल 9 to 16 ईयर, ये हो गया अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन।
प्लस 27 to 45 ईयर, यही अपन हो गया स्पेशल केस कि अपन को स्पेशल केस, उस कंडीशन में भी अपन को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये केस बाय केस डिसाइड किया जाता है इस उम्र में। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो एनाफाइलैक्सिस टू द वैक्सीन कंपोनेंट, कोई भी वैक्सीन कंपोनेंट से एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होने का चांसेस है, उस कंडीशन में अपन को ये नहीं देना है। फिर प्रेगनेंसी है, उस कंडीशन में भी अपन को इसको नहीं देना है। फिर अपन बात करें न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन कब दे सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है उसको क्रॉनिक इलनेस है, अडल्ट है, उसको क्रॉनिक इलनेस उसमें प्रेजेंट है, जैसे हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायबिटीज, लीवर डिजीज, ये सब, और रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह, कोई भी उसको सिस्टम की डिजीज है, उस कंडीशन में अपन को इसको न्यूमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन न्यूमोकोकल वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, स्प्लीनेक्टोमी हो गई। स्प्लीनेक्टोमी की कंडीशन में अपन 3 वैक्सीन यूज करते हैं, कौन कौन सा? एक तो न्यूमोकोकल और मेनिंगोकोकल, प्लस लास्ट में अपन कौन सा कहते हैं, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी, HIV। ये तीनों वैक्सीन, मेनिंगोकोकल, हेमोकोकल और न्यूमोकोकल, ये तीनों वैक्सीन अपन जिसमें स्प्लीन रिमूव करते हैं, उस कंडीशन में अपन ये तीनों वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल या कोक्लियर इम्प्लांट हुआ किसी में, CSF लीक हो रहा है, या रेजिडेंट इन द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, उस इन सब पेशेंट, ये सब इंडिकेशन है न्यूमोकोकल वैक्सीन के। अब न्यूमोकोकल वैक्सीन के कौन कौन से टाइप होते हैं, तो इसके पॉलीसेकेराइड टाइप भी होते हैं और कॉन्जुगेटेड टाइप भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो कौन सा है, 23 पॉलीसेकेराइड के PPSV 23 ये के पॉलीसेकेराइड वाला टाइप हो गया। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन की बात करें तो उसके 2 टाइप है, एक तो PCV15 है और अभी ये PCV20 है जो न्यूअर ऐड हुआ है, PCV20। अब इसके अपन डोजिंग शेड्यूल की बात करें कि शेड्यूल कैसे हो सकता है इस वैक्सीन का, यदि अपन इसमें 2 कंडीशन, यदि अपन PCV20 यूज कर सकते हैं और एक PCV15 यूज कर सकते हैं। PCV20 यदि यूज करें तो इसकी सिंगल डोज सफिशियंट है अपन को न्यूमोकोकल के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड होने के लिए, और PCV15 यूज करते हैं, PCV15 इंडिविजुअली कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवा पाती, तो इसके साथ अपन को किसको कंबाइन करना पड़ता है, PPSV23 को इसके साथ कंबाइन करना पड़ता है। जैसे अपन बात करें PCV की फर्स्ट डोज लेंगे अपन, उसके बाद PPSV की डोज सेकेंड डोज के रूप में अपन किसको लेंगे, PPSV लेंगे आफ्टर द 6 to 12 मंथ। ठीक है, सिंगल डोज यूजुअली बूस्टर में बी गिवन इन द सेलेक्टेड केस, और बूस्टर अपन लेते हैं, कब लेते हैं, PPSV की सिंगल डोज होगी, इसके बाद बूस्टर अपन कब लेते हैं, PPSV की 23 की आफ्टर एवरी 5 ईयर अपन को इसकी बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें इसको और थोड़ा देखें, टेबल वाइज देखें कि PCV और PPSV के अपन के पास 3 वैक्सीन टाइप 3 है, PCV15, PCV20 और PPSV23 वैक्सीन 3 टाइप हो गए। डोज कौन सी, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं और 0.5 ml यूज करते हैं। PCV20 है तो इसकी सिंगल डोज सफिशिएंट होती है, इसमें PPSV23 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। PCV15 है, ये कंप्लीट प्रोटेक्शन, सिंगल इंडिविजुअल कंप्लीट प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए अपन इसकी एक डोज देते हैं, इसके साथ में किसको कंबाइन करते हैं, PPSV23 को एटलीस्ट 1 ईयर लेटर के 6 to 12 मंथ बाद अपन इसको ऐड करते हैं। यदि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसको अपन 8 वीक के बाद PCV देने के बाद PPSV को 8 वीक बाद देते हैं। यदि नॉर्मल है तो उस कंडीशन में अपन 1 ईयर 6 to 12 मंथ बाद अपन लगाते हैं इसकी। PPSV may be repeated once the after 5 year in the some high risk individual, कोई हाई रिस्क ग्रुप है, उस कंडीशन में अपन को PPSV की बूस्टर डोज है वो हर 5 साल में अपन को बूस्टर डोज रिपीट करनी है इसकी। फिर अपन बात करें इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, सीवियर एलर्जी टू द प्रीवियस डोज का, कोई प्रीवियस डोज यूज की थी PCV या PCV15 या PPSV23 उसके खिलाफ एलर्जी थी, उस कंडीशन में अपन इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर अपन बात करें स्पेशल सर्कमस्टेंस कि जैसे ट्रेवलिंग कर रहे हो, कोई आउटब्रेक हुआ है, एक्सपोजर हुआ है आपका, उस कंडीशन में आपको मेनिंगोकोकल फॉर स्टूडेंट इन द हॉस्टल्स लॉन्ग टाइम से रह, मिलिट्री रिक्रूटमेंट हो गया, या हज पिलग्रिम्स हो गया, हज की कोई यात्रा करना चाहता है, या एपिडेमिक कंट्रोल हो गया जिसमें सिंगल डोज आजकल अपन जो इसकी पॉलीसेकेराइड भी यूज आती है, कॉन्जुगेटेड पे अपन कौन सी प्रिफर करते हैं, कॉन्जुगेटेड टाइप की वैक्सीन को प्रिफर करते हैं। फिर अपन येलो फीवर की बात करें, मैंडेटरी फॉर द ट्रेवल टू द एंडेमिक, जैसे कोई कंट्री अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पे इसका सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है क्योंकि वहाँ पे येलो फीवर
क्या है, एंडेमिक है, तो उस कंडीशन में अपन को उसके सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस कंडीशन में अपन को येलो फीवर वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसका सिंगल डोज सबक्यूटेनियस होता है, और पहले ऐसे माना जाता था कि वैलिड 10 साल के लिए, पर अभी WHO ने ऐसा बोल दिया कि इसकी वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग इसकी वैलिडिटी है कि एक बार आपने वैक्सीन दे दिया तो लाइफ लॉन्ग आपको न बूस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अपन बात करें टाइफॉइड की। टाइफॉइड का भी ट्रेवल टू द एंडेमिक एरिया या लैब वर्कर, कोई भी अब सैंपल लेकर टाइफॉइड का सैंपल है उसके खिलाफ, टाइफॉइड का पेशेंट है उसमें सैंपल लिया तो पॉजिटिव है टाइफॉइड के लिए सैंपल, तो उसमें एक्सपोजर हो गया, तो उसका लैब वर्कर को भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस आउटब्रेक कंट्रोल करने में टाइफॉइड वैक्सीन की एडल्ट में रिक्वायरमेंट होती है। कोलेरा की बात करें, कोलेरा भी आउटब्रेक कंट्रोल में, हाई रिस्क ट्रेवल में या डिजास्टर सेटिंग में इसकी भी रिक्वायरमेंट है। जापानीज इंसेफेलाइटिस के बाद ट्रेवलर या रेजिडेंट इन द एंडेमिक एरिया, यदि आप एंडेमिक एरिया में ट्रेवलिंग कर रहे हो या वहीं पे रहते हो तो उस कंडीशन में आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। प्लस आउटब्रेक रेस्पॉन्स के रूप में इसकी रिक्वायरमेंट है। रेबीज की बात करें तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में अपन को इसकी पीईपी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर ऑल बाइट्स, कोई भी डॉग बाइट्स होता है तो कोई उस सब कंडीशन में अपन को रेबीज के पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। प्री एक्सपोजर अपन यूज कर सकते हैं, इसका कौन सी क्या क्या इसके लिए इंडिकेशन हो सकते हैं, वेटेनरीज हो गए, लैब वर्कर हो गए और एनिमल हैंडलर हो गए। फिर अपन बात करें वेरिसेला मीन चिकन पॉक्स के अपन को कौन सा वैक्सीन यूज करते हैं, अडल्ट 13 या मोर देन 13 ईयर्स एज विदाउट द डिजीज और वैक्सीन हिस्ट्री, कि कोई भी इसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इम्यूनाइजेशन का, किसके खिलाफ, चिकन पॉक्स के खिलाफ, और उसकी उम्र 13 या मोर देन 13, उस कंडीशन में अपन को चिकन पॉक्स वैक्सीन की वेरिसेला वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कितनी डोज यूज करते हैं, 2 डोज यूज करते हैं। 4 to 8 वीक पे अपन गैप में 4 to 8 वीक के गैप में अपन डोज या दूसरी डोज देते हैं। फिर अपन बात करें MMR मीजल्स मम्स या रूबेला, ये कब देते हैं, अडल्ट विदाउट द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ द इम्यूनिटी, कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि आपने MMR के खिलाफ आपके इम्यूनिटी या इसके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, उस कंडीशन में देते हैं। तो इसके लिए कौन से स्पेशल हेल्थ वर्कर, ट्रेवलर्स या आउटब्रेक कंट्रोल, उस कंडीशन में अपन इसका यूज करते हैं। फिर अपन इसमें 1 by 1 देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मेनिंगोकोकल। मेनिंगोकोकल के क्या इंडिकेशन है, एपिडेमिक कंट्रोल में यूज करते हैं, स्टूडेंट इन हॉस्टल या मिलिट्री रिक्रूटमेंट है तो उसमें कंडीशन में, ट्रेवलिंग टू हज या अफ्रीकन मेनिंजाइटिस बेल्ट में आप ट्रेवलिंग करते हैं उस कंडीशन रिक्वायरमेंट होती है। प्रिवेंट द सीवियर इन्फेक्शन, जैसे ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी जिसको अपन बोलते हैं ओपसी, तो ओपसी की कंडीशन में अपन ने पहले भी देखा था कौन कौन से वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है अपन को, एक तो मेनिंगोकोकल, एक न्यूमोकोकल और एक हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी की वैक्सीन की, 3 वैक्सीन की अपन को रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन बात करें इसमें वैक्सीन टाइप में, तो इसमें मैन ACWI, तो इसमें कौन से कितने सीरोटाइप कवर करता है ये वाला वैक्सीन, 4 सीरोटाइप A, सीरोटाइप C, सीरोटाइप W और Y। इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रीवैलेंट कॉन्जुगेटेड या पॉलीसेकेराइड, इसको पॉलीसेकेराइड फॉर्म भी आता है और कॉन्जुगेटेड भी आता है, पर अपन कौन सा प्रेफर करते हैं आजकल, कॉन्जुगेटेड प्रेफर करते हैं, पॉलीसेकेराइड को अपन लेस यूज करते हैं, बिकॉज शॉर्टर इम्यूनिटी, नो बूस्टर इफेक्ट, तो इस वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से हार्ड इम्यूनिटी है, हार्ड इम्यूनिटी वो बिल्कुल ही लो हो जाएगी उसकी, इसमें बिल्कुल ही हार्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए अपन इसको पॉलीसेकेराइड जो भी है मेनिंगोकोकल का वैक्सीन उसको अपन बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। फिर है मोनोवेलेंट की बात करें, जो मेन बी सीरोटाइप बी रह गया था मेनिंगोकोकल का, उसके लिए मोनोवेलेंट वैक्सीन है, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन अपन ने पहले कौन सी बात की थी, एक हेपेटाइटिस बी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और एक मेनिंगोकोकल का मेन बी वैक्सीन टाइप है, मोनोवेलेंट है वो। फिर इसमें अपन देखेंगे इसके अपने कौन से टाइप होते हैं, मेन ACY, जिसमें ये कौन कौन से सीरोटाइप को कवर करता है, A, C, W और Y सीरोटाइप का। फिर एक है मेन बी, जो मेनिंगोकोकल के 5 सीरोटाइप होते हैं जो मोस्ट कॉमनली डिजीज करवाते हैं, तो ये एक इसके लिए स्पेशल वैक्सीन है B सीरोटाइप के लिए। तो इसके लिए अपन ACWI के लिए पॉलीसेकेराइड प्लस कॉन्जुगेटेड दोनों टाइप अवेलेबल, अपन कौन सा कॉन्जुगेटेड वाला प्रीफर करते हैं क्योंकि इसकी वजह से हार्ड इम्यूनिटी मिलती है और प्रोटेक्शन है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यदि अपन इसमें 2 कंडीशन है, एडोलेसेंट के लिए और एक हाई रिस्क ग्रुप के लिए। एडोलेसेंट के लिए अपन एक फर्स्ट डोज यूज करते हैं कब, 11 to 12 ईयर पे, उसके बाद बूस्टर प्रोवाइड करते हैं अपन 16 ईयर एज ग्रुप पे, कि एक नॉर्मल डोज देनी है 11 to 12 ईयर पे, एक बूस्टर 16 ईयर पे, कोर्स कंप्लीट। हाई रिस्क ग्रुप है या अस्प्लिनिया है, कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी या ट्रेवलर है, उस कंडीशन में अपन को 2 डोज यूज करनी है, 2 डोज एट द 8 to 12 वीक अपार्ट अपन को 2 डोज यूज करनी है, प्लस
अपन को बूस्टर एवरी 5 ईयर इफ द रिस्क यदि रिस्क परसेंट है तो हर 5 साल में एक अपन को बूस्टर डोज यूज करनी है। और अपन पहले भी बात कर चुके अस्प्लेनिया में कौन कौन सी 3 वैक्सीन यूज करते हैं, न्यूमोकॉकल, मेनिंगोकॉकल और हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। अपन तीनों वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें स्प्लिन रिमूव कर देते हैं अपन। फिर अपन मेन बी वैक्सीन की बात करें तो ये किसमें एडोलेसेंट प्लस यंग अडल्ट में कब किस उम्र एज ग्रुप में देते हैं, 16 to 23 एज ग्रुप में देते हैं। इसके दो टाइप आते हैं मेन बी वैक्सीन के, एक होता है बैक्सिरो, एक होता है ट्रू मेन बा। बैक्सिरो की अपन 2 डोज यूज करते हैं, कब, 0 और 1 मंथ पे, और ट्रू मेन बा की इसकी भी 2 डोज यूज करते हैं, इसकी डोज 0 और 6 मंथ पे यूज करते हैं कि अपन को बी जिसमें बी आ रहा है उसमें 0 और 1 मंथ में तो पास 2 डोज यूज करते हैं, पास देते हैं। उसमें ट्रू मेनबा में अपन 0-6 मंथ पे देते हैं। और यदि कोई हाई रिस्क ग्रुप है उस कंडीशन में 3 डोज यूज कर सकते हैं, 1 to 2 मंथ पे और 6 मंथ पे। फिर अपन बात करें येलो फीवर की। येलो फीवर के लिए वैक्सीनेशन, येलो फीवर वैक्सीन की कब रिक्वायरमेंट होती है, मैंडेटरी फॉर द ट्रेवल टू द एंडेमिक रीजन ऑफ द अफ्रीका या साउथ अमेरिका। आप इस कंट्री में आप विजिट करना चाहते हो और वहाँ पे ये जो येलो फीवर है ये एंडेमिक है, उस कंडीशन में आपको वहाँ जाने के लिए इसके येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अपन को येलो फीवर अडल्ट में नेसेसरी होता है। इसका अपन वैक्सीन की बात करें तो सिंगल डोज रिक्वायरमेंट होती है, सब क्यूटेनियस देते हैं अपन, कहाँ पे देते हैं, डेल्टोइड में देते हैं। कौन से टाइप का है, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन है। उसमें कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, 17D स्ट्रेन यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नीट पीजी में भी पूछ सकते हैं कि 17D स्ट्रेन अपन येलो फीवर के लिए यूज कर सकते हैं। इसका शेड्यूल की बात करें तो सिंगल डोज लाइफ टाइम के लिए अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये WHO ने बोला कि वैलिड फॉर द लाइफ लॉन्ग वैलिड है, सिंगल डोज है तो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट। ये वैलिडिटी की बात करें तो अपन को प्रोटेक्शन कितने दिन में प्रोवाइड करती है, विथिन 10 डेज में। अपन को यदि अपने वैक्सीन आज लिया 10 दिन के बाद से अपन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी वैक्सीन। 10 साल बाद अपन कोई भी येलो फीवर वाली कंट्री में अपन जा सकते जहाँ पे एंडेमिक है। वैलिड फॉर द लाइफ लॉन्ग, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन इज रिक्वायर्ड। यदि अपन इस कंट्री में जाते हैं तो इसकी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कौन कौन से एज ग्रुप में यूज नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में यूज नहीं कर सकते, प्लस इन्फेंट लेस देन 6 मंथ है उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। एलर्जी टू द एग, इससे कौन से एग है जिसके एग से एलर्जी है तो अपन यूज नहीं कर सकते। तो एक तो हो गया अपना येलो फीवर, और दूसरा कौन सा हो गया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है उस कंडीशन में भी यदि एग से एलर्जी है तो अपन इसका दोनों का यूज नहीं कर सकते, दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर अपन बात करें टाइफॉइड वैक्सीन की, तो टाइफॉइड की अपन इंडिकेशन की बात करें तो ट्रेवल टू द एंडेमिक एरिया या लैब वर्कर, आउटब्रेक कंट्रोल, क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ टाइफॉइड कैरियर है उस कंडीशन में अपन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके वैक्सीन कौन कौन से, VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ठीक है, VIPS हो गया एक, VIPS हो गया जिसको अपन IM या सबक्यूटेनियस सिंगल डोज सफिशिएंट है, और यदि रिस्क प्रेजेंट है तो बूस्टर आफ्टर एवरी 3 ईयर। यदि रिस्क प्रेजेंट है तो अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। एक अभी लाइव अटेन्यूएटेड ओरल वैक्सीन आ गया जिसको अपन बोलते हैं Ty21A बोलते हैं, जिसकी 3 to 4 इसमें 4 कैप्सूल होते हैं। तो अपन हर अल्टरनेटिव डे पे एक कैप्सूल का डोज देते हैं, जैसे एक पे एक अपन एक फर्स्ट डे पे दे दिया, फिर 3 डेज पे, फिर 5 डेज पे, फिर 7 डेज पे। तो अपन टोटल 1 2 3 4 अपने टोटल कैप्सूल डोज हो गई इसके। अभी न्यू एड हुआ है टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसकी सिंगल IM डोज देती है। सिंगल बूस्टर अपन को यदि रिस्क प्रेजेंट है तो आफ्टर 4 ईयर अपन को सिंगल बूस्टर की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो सिंगल IM डोज सफिशिएंट है। ये रिस्क प्रेजेंट है तो अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट है। उसमें भी अपन VI पॉलीसेकेराइड इसमें भी सिंगल डोज सफिशिएंट है पर आफ्टर एवरी 3 ईयर। तो पर ये टाइफाइड कॉन्जुगेटेड क्या है, इसको अपन छोटे बच्चों में भी दे सकते हैं कि अप टू 6 ईयर एज ग्रुप तक के, 6 मंथ तक के बच्चों में, जिनकी एज 6 या मोर देन 6 है उसमें अपन यूज कर सकते हैं कौन सा, TCV। पहले देखें VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जिसका इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं अपन, सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। डोज कितने, 0.5 ml। शेड्यूल क्या है, सिंगल डोज दे सकते हैं अपन इसकी। और बूस्टर अपन को यदि रिस्क परसेंट है तो अपन बूस्टर हर 2 से 3 साल में बूस्टर देंगे। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रीवियस डोज, उस कंडीशन में अपन इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन यूज नहीं करेंगे। या चिल्ड्रन
अंडर 2 ईयर का लेस देन 2 ईयर एज है उस कंडीशन में भी अपन VIPS यूज नहीं कर सकते टाइफाइड के लिए। फिर अपन बात करें टाइप 21A ओरल लाइव वैक्सीन है। तो ओरल इसमें कैप्सूल दिए जाते हैं, कितने कैप्सूल होते हैं, 4 कैप्सूल दिए जाते हैं, 1 कैप्सूल एवरी अदर डे। अल्टरनेटिव डे पे हर कैप्सूल दिया जाता है कि डे 1 पे फर्स्ट कैप्सूल, डे 3 पे सेकंड, डे 5 पे थर्ड कैप्सूल और डे 7 पे फोर्थ। टोटल 4 डोज होगी इसमें, ठीक है। कंप्लीटेड 1 वीक बिफोर द पोटेंशियल एक्सपोजर। यदि अपन कोई आउटब्रेक या किसी एंडेमिक एरिया में जा रहा है तो अपन को 1 वीक पहले ही इसका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि वो अपन को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। बूस्टर एवरी 5 ईयर इफ द नीडेड। अपन को यदि बूस्टर की रिक्वायरमेंट कब होती है कि अपन यदि रिस्क प्रेजेंट है तो हर 5 साल में बूस्टर की रिक्वायरमेंट थी। अपन VIPS में देखा था अपन को बूस्टर 3 साल में बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 5 साल में होती है। फिर अपन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन, चिल्ड्रन अंडर द 6 ईयर एज, प्लस एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस, क्योंकि अपन कौन सी रूट से देते हैं, ओरल रूट से देते हैं। इस कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। तो अपन ने बात की कि VIPS है ये 2 साल से छोटे बच्चों में अपन नहीं दे सकते, ठीक है। और ये TY21A है ये अपन 6 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन पे अपन एक न्यू वैक्सीन आया है, उसको अपन बोलते हैं टाइफॉइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आया है जिसका अपन यूज इन्फेंट एंड चिल्ड्रन ओवर द 6 मंथ ओल्ड एंड अडल्ट दोनों में। यदि इन्फेंट या चिल्ड्रन है जिनकी एज है मोर देन 6 मंथ है उस कंडीशन में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बाकी वाले पीछे थे तो वो दोनों एक 6 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं कर सकते थे, एक 2 साल से छोटे बच्चों में यूज नहीं कर सकते। इसको 6 मंथ या उससे ओल्डर बच्चों में अपन यूज कर सकते हैं। तो इसका कौन सा सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं और प्रोटेक्शन ड्यूरेशन एटलीस्ट 4 ईयर या लॉन्गर। ये सिंगल बूस्टर में भी नीडेड फॉर दोज विद द कंटिन्यू। रिस्क है तो उसको 4 साल के बाद अपन एक बूस्टर प्रोवाइड करेंगे, यदि रिस्क नहीं है तो 4 साल के लिए अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक सिंगल डोज। जिसे अपन बात करें TCB ऑफरिंग द हाई प्रोटेक्शन, कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, 83% इसकी एफिकेसी है। कंपेयर करें अपन VIPS अपन को कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, 50%। जो अपन ओरल थी लाइव वैक्सीन TY20 ये कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी, 69% इसकी एफिकेसी थी। तो ये इसकी सिंगल डोज है, प्लस बच्चों में भी, छोटे बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, प्लस इसकी एफिकेसी है वो 83% है। फिर हम बात करें कोलेरा वैक्सीन की। तो कोलेरा वैक्सीन के इंडिकेशन क्या है, एपिडेमिक के टाइम दे सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में दे सकते हैं, और हाई रिस्क ट्रेवलिंग, डिजास्टर सेटिंग उस टाइम पे दे सकते हैं, और हाई रिस्क ट्रेवल एरिया में अपन ट्रेवलिंग करें तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। प्लस अपन बात करें इसका वैक्सीन कौन कौन सा टाइप है, तो इसका वैक्सीन है ओरल किल टाइप कंटेन द होल सेल वैक्सीन, ठीक है, विथ रिकॉम्बिनेंट B सब यूनिट। प्रोटेक्शन कितने साल के लिए प्रोवाइड करता है, 2 to 3 ईयर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर अपन बात करें, ये इंपॉर्टेंट है नीट PG की रिगार्डिंग भी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इस स्लाइड से। कौन कौन से टाइप है, तो इसमें अपन बात करें वैक्सीन टाइप के, तो अपने इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन और किल्ड ओरल वैक्सीन दोनों सेम हो गए, इनएक्टिवेटेड किल्ड। तो इसमें से जैसे बात करें अपन ब्रांड नाम की बात करें तो इसमें एक ड्यूक्रोल आता है, एक सेंकोल आता है, एक यूविकोल प्लस आता है। ड्यूक्रोल है वो होल सेल किल्ड प्लस रिकॉम्बिनेंट B सब यूनिट, इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं कि होल सेल किल्ड प्लस रिकॉम्बिनेंट B सब यूनिट। सेंकोल की बात करें, यूविकोल की बात करें तो होल सेल किल्ड ओनली प्रेजेंट होता है, इसमें बीटा सब यूनिट होती है वो एब्सेंट होती है। प्लस में लाइव ओरल वैक्सीन की बात करें तो अटेन्यूएटेड स्ट्रेन हो गया, सिंगल डोज इसकी सफिशिएंट होती है, इसको बोलते हैं अपन वैक्सकोरा। ये US में यूज करते हैं, इसके बारे में अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, पर अपन को ये दोनों इंपोर्टेंट। अपन इसकी सेंकोल की बात करें तो ये किल्ड बाईवैलेंट वैक्सीन है, इंपोर्टेंट कि सेंकोल है उसकी अपन 2 डोज यूज कर सकते हैं और इसकी भी अपन 2 डोज यूज कर सकते हैं, पर सेंकोल है वो साथ में क्या है, बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट प्लस 2 डोज अपन यूज करते हैं इसकी। जैसे अपन ड्यूक्रोल की बात करें, ड्यूक्रोल इनएक्टिवेटेड होल सेल प्लस सब यूनिट दोनों का मिक्सर होता है। तो इसमें रूट कौन सी है, ओरल है, ड्रिंकेबल सस्पेंशन होता है, 2 डोज देते हैं, ईच डोज कितने 75 ml के इक्वल होती है। इसमें 2 डोज देते हैं, कब देते हैं, एक डे 0 पे, और सेकेंड डोज देते हैं वो आफ्टर 1 to 6 वीक। यदि रिस्क प्रेजेंट है तो 2 साल के बाद बूस्टर दे सकते हैं। 2 साल कैसे याद रखें, ड्यूक्रोल मीन्स द 2 साल बाद के अपन को इसकी बूस्टर 2 साल बाद देनी है। और इंडिकेशन क्या है, फॉर पीपल एज 2 या ओल्डर, कि एज 2 या मोर देन 2 ईयर एज है उस एज ग्रुप में अपन इसको
यूज कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या, हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। फिर मैं सेंकोल या यूविकोल की बात करें, ओरल यूज करते हैं, 2 डोज यूज कर सकते हैं, ईच डोज कंटेंट 1.5 ईच ml। और ये कौन सी क्या होती है, ये बाई वेलेंट होती है ये। प्लस इसकी भी 2 डोज यूज करते हैं, एक 0 डेज पे, एक 14 डेज पे। और बूस्टर अपन रिक्वायरमेंट कब होती है, यदि रिस्क प्रेजेंट है तो एवरी 3 ईयर अपन को इसकी बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी इंडिकेशन क्या है, फॉर इंडिविजुअल एज 1 या ओल्डर के 1 साल या 1 साल से बड़ा बच्चा, उसमें अपन सेंकोल यूज कर सकते हैं। पर अपन ड्यूक्रोल होती है, इसके अपन 2 साल या 2 साल से बड़े बच्चे में यूज कर सकते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसका, यदि मास वैक्सीनेशन इन एंडेमिक एरिया, एंडेमिक एरिया वहाँ पे मास वैक्सीनेशन करना है, उस कंडीशन में अपने कौन सी वैक्सीन का यूज करते हैं, सेंकोल या यूविकोल प्लस का यूज कर सकते हैं। अपन मास वैक्सीनेशन भी इसका दे सकते हैं, तो अपन सबको कोलेरा से होने से प्रिवेंट कर सकते हैं कोलेरा को। फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी कंपोनेंट या इलनेस विद वॉमिटिंग और फीवर, उस कंडीशन में अपन इसको अवॉइड करते हैं। फिर अपन बात करें जेई की, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये इसकी इंडिकेशन क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं अपन हाई एंडेमिक एरिया में या रेजिडेंट इन द एंडेमिक एरिया या एपिडेमिक कंट्रोल में यूज करें, तो उस कंडीशन में अपन इसको वैक्सीन कौन से टाइप का यूज करते हैं, पहले माउस ब्रेन वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड माउस ब्रेन वैक्सीन यूज करते हैं, आजकल ये नहीं देते, आजकल कौन सा देते हैं, चेल कर्सल डेराइवेड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसको ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है। फिर अपन इसकी डोज की बात करें तो इसको 2 डोज यूज कर सकते हैं और 4 वीक के गैप में 2 डोज यूज करते हुए। बूस्टर कब देते हैं, जब भी 1 से 2 साल के बाद बूस्टर देते हैं, यदि रिस्क प्रेजेंट है। अपने जितने भी अभी तक अडल्ट इम्यूनाइजेशन देखा है उसमें से अपन को नॉर्मल इम्यूनाइजेशन अपन ने कर लिया उसमें, प्लस बूस्टर की अपन को रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, यदि रिस्क प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि रिस्क प्रेजेंट नहीं है तो नॉर्मल इम्यूनाइजेशन है ना, वो कुछ लिमिटेड पीरियड, मान लो को अपन एंडेमिक एरिया में कहीं गए कुछ काम के लिए, किसी अदर कंट्री में गए, वहाँ एंडेमिक है तो अपन को लिमिटेड पीरियड के लिए गए तो उस लिमिटेड पीरियड में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, और फिर अपन वापस आ जाएंगे, तो अपन वापस आएंगे तो वो डिजीज वहाँ पे प्रिवेलेंट नहीं है, तो अपन को डिजीज होने का चांसेस नहीं है, तो अपन को इसमें उस कंडीशन में इसके बूस्टर की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। फिर अपन बात करें रेबीज में, तो रेबीज में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 बाइट में अपन को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें क्या करते हैं, वुंड वॉशिंग करते हैं प्लस वैक्सीन देते हैं विद और विदाउट रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एज पर कैटेगरी के। अपन कैटेगरी 3 में आरआईजी यूज करते हैं और कैटेगरी 2 में आरआईजी यूज नहीं करते, पर वैक्सीन दोनों कैटेगरी में यूज करते हैं। वैक्सीन शेड्यूल क्या हो सकता है, अपन इंट्रामस्कुलर की बात करें तो 5 डोज अपन को रिक्वायरमेंट होती है 0 डेज पे। डे 0 मीन्स द जिस दिन अपन ने वैक्सीन लगाया, जिस दिन डॉग बाइट हुआ वो नहीं, जिस दिन अपन ने वैक्सीन लगाया उसको अपन बोलेंगे डे 0, फिर उसके 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 14 डेज, फिर 28 डेज के 5 डोज देनी है इतनी डोज के गैप में। फिर अपन प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें तो ये कौन सी इंडिकेशन क्या है, वेटनरीज हो गए, एनिमल हैंडलर हो गया, लेबोरेटरी वर्कर हो गए, उन कंडीशन में अपन को इस रेबीज वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी कितनी डोज देते हैं, 3। अपन जैसे बात करें प्री में कितने वर्ड आते हैं, PRE 3 आते हैं, तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में हम कितनी डोज यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे। कब करेंगे, 0, 7 या 28 या 28 में से एक डोज, एक डेट सेलेक्ट कर लो, प्लस 0, 7 हो गए तो 3 डोज होगी। और अपन इसमें बूस्टर एवरी 3 to 5 ईयर बाद अपन को बूस्टर प्रोवाइड करना है, इफ द रिस्क है वो परसेंट है, उस कंडीशन में अपन को बूस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर अपन बात करें इसमें वैक्सीन शेड्यूल की, तो इसमें से अपन एक एसएन रेजिमेंट होता है, एक थाई रेड क्रॉस रेजिमेंट होता है। एसएन में कितने वर्ड आते हैं, 5 वर्ड आते हैं, तो इसकी अपन ये कौन से रूल्स देते हैं, इंट्रामस्कुलर, तो इसकी डोज कितनी होगी, 5 होगी। एसएन में 5 वर्ड आते हैं तो इसकी डोज अपन 5 होगी, तो ये अपने याद करने का तरीका हो गया। और इसमें अपन कौन कौन से डेज पे देते हैं, 0 डेज पे, 3, 7, 14 और 28। 0 डेज मतलब वैक्सीन जहाँ जिस दिन अपन ने वैक्सीन स्टार्ट किया उसको 0 डेज बोलते हैं। फिर उसके बाद अपन को डे काउंट करके डेट देनी होती है, उस दिन अपन ये वैक्सीन लगाते। फिर अपन बात करें इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल में कौन सा, थाई में कितने शब्द आते हैं, 4, THAY, तो इसकी कितनी विजिट होती है, 4 विजिट होती है। हर विजिट में अपन 2 साइट इंजेक्शन देते हैं, जिसमें हर साइट अपन 0.1 ml ईच यूज कर सकते हैं कम इंट्राडर्मली। 0, 3, 3, 7 और 28 के 4 विजिट होती है, उसमें से 0 डेज पे, 3 डेज पे, 7 डेज पे, 28 डेज पे, हर विजिट में अपन 2 साइट पे वैक्सीनेशन देते हैं अलग अलग साइट पे, और हर साइट पे कितना देते हैं, 0.1 ml यूज करते हैं। फिर अपन बात करें
वेरिसेला वैक्सीन की, चिकन पॉक्स वैक्सीन। अडल्ट है जो जिसकी एज 13 या मोर देन 13 ईयर है, वो नेवर हैड द चिकन पॉक्स, क्योंकि कभी उसको चिकन पॉक्स बीमारी भी नहीं हुई है, प्लस उसको वैक्सीन भी उसमें यूज नहीं किया गया। यदि चिकन पॉक्स हो जाए किसी को तो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है, उसका बॉडी में इम्यून हो जाता है, या वैक्सीन देके अपन उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि दोनों ही कंडीशन एब्सेंट है उस कंडीशन में, और एज 13 या मोर देन 13, उस कंडीशन में अपन को वेरिसेला वैक्सीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके शेड्यूल की बात करें तो 2 डोज यूज कर सकते हैं, ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, और कितने गैप में यूज कर सकते हैं, 2 डोज, 4 to 8 वीक के गैप में अपन को दे सकते हैं। 1 डोज है वो 82% इफेक्टिव अगेंस्ट द एनी फॉर्म ऑफ वेरिसेला। यदि अपन 2 डोज यूज कर ले, 1 डोज 82% अपन को इफेक्टिव है, 2 डोज है अप्रोक्सीमेटली 92% इफेक्टिव है against the any form varicella. Both 1 and 2 dose nearly 100% effective at the preventing the severe disease. कि यदि अपन ने दोनों डोज यूज कर ली तो उस कंडीशन में अपन को डिजीज हो भी जाता है कि 92% तो इफेक्टिव है, कि 92% तो इफेक्टिव है, पर उसके बाद भी यदि कंडीशन डिजीज हो जाता है तो डिजीज की जो सीवियरिटी है वो बिल्कुल ही डिक्रीज होगी, कि सीवियर डिजीज होने के चांसेस बहुत लेस है। फिर अपन इसकी रूट की बात करें तो रूट कौन सा, सबक्यूटेनियस रूट यूज करते हैं, प्लस डोज है वो 0.5 ml यूज कर सकते हैं। और इसकी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, उस कंडीशन में अपन वैक्सीन यूज कर सकते हैं, उस कंडीशन में अपन को वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन यूज कर सकता है। जैसे हाई ग्रुप रिस्क में, जैसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गया, प्रेग्नेंट हो गया, न्यूनेट, इनको अपन को फिर यदि इनमें एक्सपोजर हो गया है तो उस कंडीशन में अपन को इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करना पड़ेगा। और कॉन्ट्राइंडिकेशन, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते वेरिसेला वैक्सीन को, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को नहीं दे सकते, तो इसमें अपन को क्या देते हैं, इसकी जगह इम्यूनोग्लोबुलिन यूज करते हैं। फिर अपन बात करें मीजल्स, मम्स और रुबेला की, तो एक इसमें क्या है कि एडल्ट विदाउट द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ऑफ द इम्यूनिटी, के जिसमें इम्यूनिटी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, उस कंडीशन में और क्या है, हेल्थ वर्कर में अपन यूज कर सकते हैं, आप ट्रेवलिंग में यूज कर सकते हैं, आउटब्रेक एरिया में यूज कर सकते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपुल, अडल्ट लिविंग विद द HIV, उस कंडीशन में अपन मम्स, मीजल्स और रुबेला यूज कर सकते हैं। इसमें भी कितने 1 या 2 डोज यूज करते हैं, एटलीस्ट 4 वीक अपार्ट। 1 डोज किसमें करते हैं यूज, who do not have evidence of the immunity और not in the high risk group, कि जो हाई रिस्क ग्रुप का पार्ट नहीं है या एविडेंस ऑफ द इम्यूनिटी जिसमें एब्सेंट है, उस कंडीशन में अपन सिंगल डोज यूज। 2 डोज किसमें यूज कर सकते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप है या जिनमें ट्रांसमिशन या एंडेमिक एरिया में डिजीज होने के, ट्रांसमिशन होने के ज्यादा चांसेस है, हाई रिस्क ग्रुप, उसमें कंडीशन में 2 डोज यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या, प्रेगनेंसी प्लस इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के, कोई भी लाइव वैक्सीन अपन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या प्रेगनेंसी में यूज नहीं करते। स्पेशल नोट्स क्या है, तो वुमेन्स में अपन देते हैं चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में, वुमेन्स में, तो ये किसके खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, CRS, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने से बच्चे में उसको प्रिवेंट करती है। फिर अपन लास्ट अपन बात करें हेपेटाइटिस A वैक्सीन की, तो हेपेटाइटिस A वैक्सीन है, इसकी दो टाइप आते हैं, एक हेवरिक्स आता है, एक ट्विनरिक्स आता है। हेवरिक्स या वक्ता, इसमें 2 डोज होती है हेपेटाइटिस A की, और ट्विनरिक्स की बात करें इसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है, हेपेटाइटिस A प्लस हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A प्लस हेपेटाइटिस B दोनों का कॉम्बिनेशन ट्विनरिक्स में प्रेजेंट होता है, किसमें, ट्विनरिक्स में प्रेजेंट होता है। तो इसकी अपन 3 डोज यूज कर सकते हैं, 0, 1 और 6 मंथ पे। यदि हेवरिक्स या वक्ता है जिसमें सिर्फ हेपेटाइटिस A प्रेजेंट है, उसकी अपन 2 डोज यूज कर सकते हैं, 0 और 6 to 12 मंथ में। इसमें डोज की बात करें तो अपन 0.1 ml होगी, ओके, 1.0 ml होगी। रूट कौन सा है, डेल्टोइड मसल IM देते हैं। शेड्यूल क्या है, अपन अभी इसमें हेपेटाइटिस A इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें हेवरिक्स या वक्ता की बात करें तो उसमें 2 डोज यूज कर सकते हैं, 0 मंथ पे और 6 to 12 मंथ पे। फिर अपन इंडिकेशन की बात करें तो हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं हाई रिस्क एरिया में, या फूड हैंडलर है, या लीवर डिजीज प्रेजेंट है, या ड्रग यूजर्स है, उस कंडीशन में इसकी यूज कर सकते हैं। प्लस कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो एनाफाइलैक्सिस टू द वैक्सीन, और वैक्सीन कंपोनेंट किसी कंपोनेंट से यदि एनाफाइलैक्सिस, रिएक्शन, एलर्जी, उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो ये पूरी स्लाइड की PDF है, वो अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रेजेंट है, आपको यदि देखनी हो या डाउनलोड करनी हो तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।